वर्णमाला का मोटा मोटा वर्गीकरण देख लिया था। अभी उसके आगे और भी वर्गीकरण होना है, तो उसको एक बार हम रिवाइज करते हुए चलते हैं। सबसे पहला हो गया कि वर्णमाला में संख्या किसकी कितनी है, इस चीज को क्लियर कर लेना है। एक बार देख लो, सामान्य सी बातें जो मैंने बताई थी। ठीक, क्या है कि वर्णमाला भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है, इतना क्लियर कर लेना है। ठीक, ये क्या हो रहा है, गड़बड़ कर रहा है। ठीक, ये हो गया। हाँ, तो एक तो ये चीज देख लेनी है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि या वर्ण है। उनके बीच का अंतर भी बता दिया। अगर मौखिक है तो वही ध्वनि है, और उसे ही अगर लिख दिया जाएगा तो वही वर्ण हो जाएगा। वर्ण और अक्षर एक ही बात है, इनमें कुछ भी अलग नहीं है। ठीक, दूसरा ये है कि वर्णमाला क्या है, तो उन वर्णों को अगर एक व्यवस्थित सिस्टम से लगा दिया जाए, व्यवस्थित कर दिया जाए, तो उनका जो व्यवस्थित समूह होगा वो वर्णमाला कहलाएगा। ठीक, ये हमने देख ही लिया था। आगे जो है मानक हिंदी वर्णमाला, इसकी भी बात हमने कर ली थी, ये भी हो गया था। उसके बाद कुछ परिवर्तन है या एक वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण को समझ लेना है। ठीक, उस वर्गीकरण को समझ लीजिए। और मैंने सब कुछ अलग अलग करके लिख दिया, ये कल मैंने बताया था, एक बार रिवाइज भले कर लो। ये कल मैंने बताया था, और इसमें से जो रह गया वो देख लीजिए। ठीक, इतना है पूरा। इस पूरे अगर एक पेज को आप याद कर लेंगे तो एक आध प्रश्न क्लियर हो जाता है। ठीक, इस पूरे पेज को। सबसे पहली चीज वर्णमाला, और वर्णमाला में वर्णों की संख्या टोटल कितनी है, 53 है। अभी तक ये उत्तर आपका रह रहा था 52। ठीक, अब कितना हो गया है, 53, क्योंकि एक बढ़ गया है, और उसे ही सबसे पहले देख लो, ये बढ़ा हुआ है। क्या है, एक विशिष्ट व्यंजन बढ़ गया है, जो इस तरह से लिखा हुआ होता है, ला जैसा होता है, ला नीचे से खुला होता है, ये नीचे से भी बंद है। इतना अंतर है लिखने में। उपयोग इसका ला की जगह पे होता है, लेकिन उच्चारण इसका ड़ा जैसा आता है। ठीक है, जैसे कल मैंने बताया था एक शब्द बादल। ठीक है, तो ये बादल इस तरीके से लिखा जाएगा, फिर उसको बादल ना पढ़ करके बादल पढ़ा जाएगा। ठीक, बादल पढ़ा जाएगा, और इसका उपयोग जो है वो राजस्थानी हिंदी में होता है, खड़ी बोली में नहीं होता। ठीक, अब देखिए स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या 11, और 11 में से 4 ह्रस्व हैं और 7 दीर्घ हैं। ह्रस्व वाले याद कर लो, बचे बचाए दीर्घ हैं। ह्रस्व वाले छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और बचे बचाए बाकी सब दीर्घ हैं। अब ये दीर्घ कैसे हुए, आज इस बात को भी क्लियर कर लीजिए। ये आ वाला तो तुरंत समझ में आ जाता है। बड़ा आ ऐसे बना कि एक छोटा आ लिया, उसमें एक और छोटा आ जोड़ दिया तो बन गया बड़ा आ, इस तरह से बन गया। बिल्कुल यही स्थिति बड़ी ई के संबंध में है, 2 बड़ी ई जोड़ दी गई। बिल्कुल यही स्थिति बड़े ऊ के संबंध में है, 2 छोटे ऊ जोड़ दिए गए। ठीक, ए आए, ये जो दोनों है, ये दोनों दीर्घ में क्यों आ रहे हैं, तो दरअसल ये जो ए है, इसका निर्माण ही 2 छोटे से मिलके बना है, लेकिन वो 2 छोटे भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। आ और ई दोनों को मिलाकर के ही ए बना, तो जब 2 हो गए तो उसे दीर्घ ही कहा जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ऐसे ही ओ बना है आ और ऊ के मिलने से, तो जो 2 से मिलकर बना है, तो सीधी सी बात है कि वो ह्रस्व नहीं रहा, दीर्घ हो गया है, बड़ा हो गया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे बड़े हैं। ठीक, इन्हें अयोगवाह की श्रेणी में रखा गया है, मैंने बता दिया था क्यों रखा गया है। इन्हें जब बोलते हैं तो ये व्यंजन जैसे होते हैं, जब इन्हें लिखते हैं तो ये स्वर जैसे होते हैं। रियल में ना तो ये सही से स्वर ही होते हैं और ना ही व्यंजन ही होते हैं, दोनों ही नहीं है। फिर आते हैं स्पर्शी, और स्पर्शी को एक और नाम दिया गया था। ठीक है, और क्या कहते हैं इनको, वर्गाक्षर कहते हैं। वर्गाक्षर इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें जब आप लिखेंगे तो ये एक वर्ग का निर्माण कर लेंगे, इधर से भी 5, इधर से भी 5, जिधर से भी देखेंगे 5 ही है। ठीक, अब ये जो पहली लाइन है ये कहलाती है कंठ, यानी इसका जो उच्चारण है, वायु की टक्कर है वो यहाँ होती है, कंठ में होती है, इसलिए इनको कंठ कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो है इसको बोलते हैं तालव्य। तालव्य का मतलब, ये जब बोले जाते हैं तो वायु आकर के तालु में टकराती है। ठीक, आप बोलेंगे च, छ, ज, झ, जीभ आपको ऊपर लगानी पड़ेगी ताकि वायु वहीं टकरा जाए। चाचा चाचा बोलेंगे तो जीभ आपको ऊपर लगानी पड़ेगी,
अगर आप जीभ नहीं लगाएंगे तो चाचा चाचा नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि फिर वायु वहां टकराएगी नहीं, सीधी बाहर निकल जाएगी। यही तो होगा। बोल के देख लीजिए। च, ये पूरी लाइन च छ ज, आपको हर बार जीभ ऊपर लगानी पड़ रही है, दांत के ऊपर आपको जीभ लगानी पड़ रही है ताकि वायु आए और मूर्धा में, उसमें तालु में टकरा जाए। ठीक। फिर अगला है, इन्हें बोलते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें वायु की टक्कर मूर्धा में होती है। मूर्धा जानते हैं कौन सा स्थान होता है? तालु तो हो गया सबसे ऊपर वाला, ठीक है, सबसे ऊपर यहाँ के नीचे जो होगा वो तालु हो गया। फिर हो गए दांत, बीच में जहां से दांत उगे हैं, जनरली जीभ जहां पे आके जब आप मुंह बंद करते हैं तो जीभ जहां पे रखी रहती है वो जगह दांत के ठीक ऊपर, उस स्थान को कहते हैं मूर्धा। अब वहां वायु की टक्कर देनी है, जब वहां वायु की टक्कर देनी है तो वहां जीभ तो लगाएंगे नहीं, जीभ उससे नीचे लगाएंगे ताकि वायु वहां जाके टकराए। तो जीभ लगभग दांत के पास लगती है, तब वायु वहां जाके टकराती है। इन्हें बोलेंगे ट ठ ड ढ, लगभग दांत के पास लगाते हैं जीभ ताकि वायु ऊपर टकरा पाए। हाँ चलो। फिर ताथा दाधा ना, ये क्या है? ये दंत है, दंत। यानी अब वायु की टक्कर कहां देनी है? दांत में। तो अगर दांत में टक्कर देनी है तो इसका मतलब जीभ कहां लगानी पड़ेगी? दांत के नीचे। अगर आपने दांत पे ही लगा दी तो जीभ पे, दांत पे टक्कर हो ही नहीं पाएगी, तो दांत के नीचे जीभ लगानी है। ता था दा दा ना, ऐसे ही बोलेंगे। ठीक। फिर पापा बाबा में खासियत क्या है? ये ओष्ठ है, यानी वायु की टक्कर कहां होनी है? ओंठ पे होनी है। तो इसका मतलब ओंठ पे टक्कर तभी हो पाएगी जब ओंठ बंद होंगे, अगर खुले ही रहेंगे तो बात तो सीधी निकल जाएगी। तो ओंठ बंद करने पड़ेंगे इनको बोलने के लिए, एक बार ओंठ बंद करने पड़ेगा। अगर आप मुंह खुला ही रहेगा तो नहीं बोल पाएंगे पापा बाबा माँ, बिना मुंह बंद किए इनको बोलेंगे तो बोल ही नहीं पाएंगे। ठीक, ये बात याद रखनी है। ठीक, ये हो गए स्पर्शी। स्पर्शी के बाद ये है अंतस्थ, बताए थे 4 होते हैं। अंतस्थ होने की खासियत क्या है कि इनको बोलते समय वायु आपको लगेगा कि फेफड़े में ही फंसी हुई है, वायु निकल नहीं पा रही है, अंदर ही है, इसलिए इनको अंतस्थ बोलते हैं। संघर्षी की खासियत क्या है कि इनको जब बोलेंगे तो वायु को मुंह से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, नॉर्मली नहीं। यानी वायु को आप रोक के धीरे धीरे निकलने देंगे, एकदम जल्दी नहीं निकलने देंगे, तब आप बोल पाएंगे। और इनमें सरसराहट आती है, जब इन्हें बोला जाएगा तो क्या होगा? सरसराहट आएगी। आप बोल के देख लीजिए, सा सा बोलेंगे तो एक सरसराहट आती है। वो सरसराहट किसका प्रभाव है? घर्षण का, वो घर्षण है इसीलिए सरसराहट है। ठीक है। फिर आता है संयुक्त। संयुक्त के बारे में भी कल बता दिया था, इनकी कुल संख्या 4 है और ये किस किस से मिलके बने हैं। ये जो छा है वो का और सा से मिलकर बना है, त्रा है वो ता और रा से मिलकर बना है, ज्ञा है, यही याद रखना है, ये गलत हो जाता है, जा और वहां से मिलकर बना है। ठीक है। और ये जो स्रा है वो सा और रा से मिलकर बना है। इन्हें आप अंग्रेजी से भी याद कर सकते हैं, ये 3। ज्ञा को नहीं याद कर सकते क्योंकि ज्ञा को अंग्रेजी में आप जीवाई लिखेंगे, जीवाई का मतलब गा और या हो गया, गलती हो जाएगी। बाकी सब ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं तो का हो गया और सा हो गया, इसको टी आर लिखते हैं तो ता हो गया और रा हो गया, और इसको एस एच आर लिखते हैं तो सा हो गया और रा हो गया। ये क्या है? ये द्विगुण व्यंजन है और इनका एक और नाम होता है। ठीक है, क्या नाम होता है? उच्छिप्त व्यंजन। ठीक, इन्हें उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं, नीचे पॉइंट रहता है, कल इनके बारे में भी बताया था। ठीक, 2-3 चीजें बची, एक इधर और एक चीज बची। स्वर आपके 2 हो गए, ह्रस्व और दीर्घ। हालांकि वो वर्णमाला का हिस्सा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा। एक और स्वर होता है, उसको बोलते हैं प्लुत स्वर। ठीक, एक और स्वर होता है, प्लुत स्वर होता है, आगे आएगा बताएंगे। हाँ, अब एक चीज और क्लियर कर लो। देखो, हमारे देश में बाहरी लोगों ने बहुत शासन किया, बहुत लंबे समय से बाहरी लोगों ने बहुत शासन किया। पहले मुस्लिम आ गए, मुस्लिम आए तो वो अपनी भाषाएं लेके आए। मुस्लिम भी 2 तरीके के आए, अरब आए, तुर्क आए, तो वो 2 भाषाएं लेके आए अपनी, एक अरबी एक फारसी। ठीक, तो वो अरबी और फारसी लेके आए तो हमारी भाषा में उनका घालमेल हो गया, तो मिल गए, और यहाँ पे ही एक नई भाषा का जन्म ही हुआ उन्हीं के कारण, उर्दू का। बाकी उर्दू कोई भाषा नहीं, उर्दू में क्या है, जो शब्द हैं वो अरबी फारसी जैसे हैं, लिखने की व्यवस्था यानी जो लिपि है वो अलग है, और बाकी बोली कैसे जाती है उर्दू, बाकी सब कुछ हिंदी जैसा है। अगर कोई व्यक्ति उर्दू में आपसे बातचीत कर रहा है आपको सब समझ में आएगा, बीच बीच में एक आध शब्द वो कठिन बोल जाएगा, वो आपको समझ नहीं आएगा। कठिन क्या बोल जाएगा, वो अरबी या फारसी का शब्द होगा इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा, बाकी सारी बात उससे समझ में आएगी। आप किसी पाकिस्तानी व्यक्ति का इंटरव्यू या कुछ सुनिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, उर्दू बोल रहा होता है। तो उर्दू तो वैसे ही है, इसलिए उर्दू को हिंदुस्तानी भी कहा गया।
उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज भी यहाँ रहे। तो अन्य भाषाओं से भी कुछ वर्ण हमें मिल गए हैं, कुछ वर्ण अन्य भाषाओं से मिल गए हैं, उन वर्णों को आगत वर्ण बोलते हैं। ठीक है, उन वर्णों को क्या बोलेंगे? आगत वर्ण। अब वो आगत अगर स्वर है तो उन्हें कह देंगे आगत स्वर, और अगर वो व्यंजन है तो उन्हें कह देंगे आगत व्यंजन। तो एक तो हमें आगत स्वर मिला है, एक आगत स्वर मिला है, और वो स्वर है औ। ठीक, और ये कहां से लिया गया? अंग्रेजी से। अंग्रेजी में एक शब्द होता है, देखो क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? अब यहां समस्या होती है, जनरली इसको बोलते समय गलती हो जाती है। अब वो जो लिखा है वो ना तो डॉक्टर है और ना ही डॉक्टर है, ना तो डॉक्टर है ना डॉक्टर है। वैसे ही ये जो लिखा है ना तो काल है ना कोल है, इन दोनों के बीच में है। ना तो आ है पूरी तरह से और ना ही ओ है पूरी तरह से, थोड़ा आ भी है और थोड़ा ओ भी है, दोनों का मिक्सचर है, तो वही है औ। अब इसको कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे डॉक्टर। डॉक्टर मतलब औ तो आ रहा है लेकिन उस तरह से नहीं आ रहा जैसे ओ आता है। इसको बोलेंगे कॉल। मैनपुरी साइड में जाओ तो वो काल कहते नहीं, ना कॉल कहते हैं, वो कहते कोल। उसने फिर मिस कॉल मारी तो कॉल कहेंगे, तो वो कॉल भी नहीं है। ठीक है, ये क्या है? कॉल सही शब्द है। ना तो ये है, ऐसे भी गलत है, ना तो ये है, ऐसे भी गलत है। बिल्कुल सही अगर लिखना है तो ये है। चंद्र तो है किंतु बिंदु नहीं है। तो ये आगत स्वर है, और ये आगत स्वर आया कहां से है? अंग्रेजी से। दो प्रश्न बन गए, एक तो आगत स्वर, ये याद रखना है, दूसरा ये आगत है तो आया कहां से? फिर अंग्रेजी से आया। कुछ आगत व्यंजन है जो फारसी से आए हैं। ठीक, क ख ज फ, ये आगत व्यंजन है, फारसी से आया। एक और है, यहां लिखा नहीं, पता नहीं क्यों नहीं लिखा, ये है। ठीक है, क ख ग ज फ। अब दिमाग में एक चीज और आएगी, समझिए कि ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हिंदी में होते हैं काका काका, बिल्कुल वैसे ही है, अलग से तो कुछ है नहीं। तो फिर इनकी आवश्यकता क्या है? इनके उच्चारण में अंतर होता है, इनके उच्चारण में अंतर होता है। और ये जो नीचे पॉइंट लगा है, ये इस पॉइंट की भी अपनी खासियत है। आप एक चीज देखो, ये पॉइंट यहां लगा हुआ है, जबकि आपके यहां दामे जो लग रहा है वो उसके ठीक नीचे लग रहा है, ये तिरछा लग रहा है, आधे अक्षर से पहले ही लग रहा है, बिल्कुल बीचों बीच में नहीं लग रहा, आधे अक्षर से पहले लग रहा है। के को अंग्रेजी से जब रिप्रेजेंट करते हैं तो आपने के लिखा देखा होगा, कहीं कहीं के को क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां ये वाला का होता है। ठीक, जा से आपने जे बना देखा होगा और जेड भी बना हुआ देखा होगा, देखे दोनों। तो जब नॉर्मल जेड बना होता है तो इसका मतलब है जा, ऐसे बस। और जब जेड होता है तो उसका मतलब होता है ये जा। अब दोनों में अंतर है, झंझनाहट जैसी आएगी अगर ये वाले फारसी वाले बोलेंगे तो झंझनाहट रहेगी। ये है जा सीधा, केवल अगर ये पॉइंट नहीं है तो है ज, और अगर ये पॉइंट है तो फिर वो है ज। ज और ज, इतना अंतर है दोनों में। ठीक, जैसे जहीर लिखा हुआ कहीं आपने देखा होगा, जहीर की स्पेलिंग देखते हो तो जेड लिखा होता है वहां। ठीक, तो उसको जहीर नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे जहीर। जहीर जहीर, दोनों में ये अंतर है। ठीक, ऐसे ही फा के साथ भी होता है, पीएच बना हुआ देखा होगा आपने फा से। ठीक है, तो वो नॉर्मल फा होता है, और अगर उसी के नीचे ये पॉइंट लग जाए तो फिर वो हो जाता है एफ। एक होता है फा, एक होता है फ, दोनों में इतना अंतर है, ज ज, ये अंतर है दोनों में। ठीक है, और इस बिंदु को फारसी के हिसाब से इसका अपना एक नाम भी होता है, इसको बोलते हैं नुक्ता। ठीक है, इस बिंदु का नाम क्या होता है? नुक्ता। खासियत इसकी क्या होती है? एग्जैक्ट नीचे, यहां नहीं आएगा, एग्जैक्ट नीचे नहीं आएगा, तिरछा लगता है, आधे से पहले ही लग जाता है। ठीक, लगता नीचे ही है लेकिन आधे से पहले, एग्जैक्ट नीचे नहीं आएगा। तो ये चीजें हो गई। उसके बाद अब आप स्वरों को देख लो जरा। ठीक, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण
स्वर कहलाते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से इनमें केवल 10 ही स्वर होते हैं। ठीक है, क्योंकि ऋर को यहाँ नहीं मानते, फिर उच्चारण की दृष्टि से 10 ही होते हैं, ऐसी स्थिति में ऋर को नहीं माना जाता। याद रखिएगा इस बात को, ऋर भी कम हो जाता है। लेकिन जब आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपका उत्तर 11 रहेगा, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, ऋर को माना जाता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि उच्चारण की दृष्टि से कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। क्यों? क्योंकि ऋर का उच्चारण री होता है, और री में रा तो होता ही है, और रा होता है, ई होती है, तो वो तो पहले से ही है, तो उसके लिए अलग से नया तो है नहीं। उच्चारण की दृष्टि से केवल 10 ही होते हैं। अब ये जो स्वर है, इनके विभेद देख लो भाई। स्वरों के उच्चारण के दृष्टिकोण से 3 भेद होते हैं। ठीक, उच्चारण के काल के आधार पे 3 भेद होते हैं। यानी ये जो डिवीजन किया गया है, ये इस आधार पे किया गया है कि किसी स्वर को बोलने में टाइम कितना लगता है। ठीक है, जिसको सबसे कम टाइम लगता है बोलने में, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक, जिसमें उससे ज्यादा समय लगता है, उसे दीर्घ कहते हैं। और जिसको बोलने में बहुत लंबा समय लगता है, उसको प्लुत कहते हैं। हालांकि जब आप वर्णमाला लिखते हैं तो उसमें प्लुत नहीं लिखा जाता। ठीक, लिखे केवल ह्रस्व और दीर्घ 2 ही प्रकार के जाते हैं। देख लो, ह्रस्व स्वर आप देख भी चुके हैं, जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, इसमें क्या है? आ, ई, उ, और एक और आ जाता है, कौन? ऋर भी आ जाता है। ठीक है, ऋर भी आ जाता है। ठीक, ये हो गए। फिर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, ये बड़े वाले सारे हो गए। और जिनके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, ये चिन्ह है, इसको बोलते हैं प्लुत स्वर। इस तरह से अब इसके प्रयोग को समझ लो। इनके प्रयोग तो आते ही हैं, आपको देखे ही, नॉर्मल है। इसका प्रयोग देखा है कहाँ होता है? ओम लिखा देखा होगा। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ऐसे। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका प्रयोग कहाँ होता है समझिए। इसका प्रयोग उच्चारण की दृष्टि से होता है। जब किसी वर्ण के ऊपर आपको प्रेशर देना हो या उसको लंबा खींचना हो, तो उसके ठीक आगे ये इस वाले का प्रयोग करते हैं। इसे पढ़ो, ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? वो नॉर्मल है, पढ़ो। ओम, जो आप कह देते हैं ना तुरंत, वो ये लिखा है, बात खत्म। ओम तो ये लिखा है। फिर ये क्या लिखा है? ये लिखा है ओम, मतलब उसको लंबा करना है। ठीक, जिसके ठीक बाद लगा है उसको लंबा कर देना है। जिसके बाद लगा है, ओ के बाद लगा है, तो ओ को कुल देर बोलना है। ओम, तो जब भी मंत्र मंत्र पढ़ा जाता है तो पंडित जी एकदम ओम नहीं कह देते, ओम मतलब ऐसे कहेंगे। ठीक, या इसका उपयोग ज्यादातर सामान्य बोलचाल में भी क्या इसका उपयोग होता है? सामान्य बोलचाल में नॉर्मली हम लोग बात करते हैं तो होता है इसका उपयोग, होता है भाई। किसी को जब पुकारते हो तब इसका उपयोग होता है कि रमुआ, तो लंबा हो गया लास्ट में, तो लास्ट में आ रहा है राम, तो आ रहा है। ठीक, देखो ऐसे लिखेंगे राम, तो इसका मतलब हुआ कि राम को लंबा किया जा रहा है पुकारते समय, रा को देर तक पुकारा जा रहा है, राम, इसका ये मतलब हुआ। और ये 2-3 चिन्ह लगा दिए जाए प्लुत के, तो फिर और लंबा, और देर तक चलाना। तो इसका उपयोग होता है प्लुत का सबसे अधिक समय तक। क्लियर हो गया प्लुत का उपयोग कैसे होता है? ज्यादातर उपयोग किसी को पुकारने में किया जाता है, अगर आम बात करें तो जनरली। बाकी तो कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल जाए, तो जब आप नाटक वगैरह पढ़ते हैं तब इनका उपयोग दिखेगा, तो वहां आपको ये बताया जाता है कि इसको जब पुकारा गया तो ऐसे पुकारा गया, क्योंकि वहां बोल के तो बता नहीं सकते कैसे पुकारा गया, तो वहां लिखा ही जा सकता है, तो ऐसे करके लिख देते हैं। ठीक है, ये प्लुत होता है। अगला देखो, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर, यानी किसी स्वर को बोलते समय जीभ के कौन से हिस्से का प्रयोग होता है, उस आधार पर 3 तरह के स्वर होते हैं। ठीक, पहला तरीका है अग्र स्वर। अग्र स्वर का मतलब जीभ के अगले हिस्से का उपयोग होता है। दूसरा है पश्च स्वर,
इसका मतलब जीभ के पिछले हिस्से का प्रयोग होता है। और फिर है मध्य स्वर, इसका मतलब जीभ के बीच वाले हिस्से का प्रयोग होता है। तो इसमें एक ही है, मध्य स्वर में अ बोलेंगे। अब आप बोल के देख लो, ये चीजें बोल के देख लेंगे, आसान हो जाएंगी। आप ये देखेंगे कि जब आप अ बोलेंगे तो आपकी जीभ के बीच वाले हिस्से पे हल्की सी झंझनाहट फील होगी, बाकी जीभ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोलो, छोटा आ बोल रहा है, अ फील हो रहा है कि बीच वाले पे ही प्रेशर पड़ रहा है, थोड़ा सा झंझनाहट हो रही है। इन्हें जब आप बोलेंगे तो जीभ का अगला हिस्सा यूज करना पड़ेगा। ई बोल के देखो, अंगली वाली हिलेगी, उतनी जीभ में झंझनाहट होगी होगी। केवल ई बोल के देख लो। और बाकी इन्हें ऐसे याद रखो कि भाई ए बनने में ई का योगदान होता है, ये तो पता ही है। ए बनने में ई का योगदान होता है, क्योंकि आ में ई जुड़ेगी तभी तो ए बनेगा। तो ए बनने में ई का योगदान होता है। तो जिनमें भी ई होती है वो अगला हिस्सा यूज होता है उनमें। जिनमें भी ई होगी तो दोनों ई हो गई, दोनों ए हो गई। क्लियर? ये चार उधर हो गए। आ इकलौता आता है मध्य स्वर में, अगर इसको याद नहीं भी रखना है तो भी याद हो गए। आ मध्य वाले में, ई और ए वो अग्र वाले में, बचे हुए पश्च भाग में। इन्हें जब बोलेंगे तो पिछला भाग यूज होता है। बोल के भी देख लो, ऊ पीछे वाले हिस्से पे जोर पड़ता है। ठीक, तो इसलिए इनको कहते हैं पश्च स्वर। इसमें बड़ा आ, उ, अ, और आ ये सारे आते हैं। ठीक, ये हो गया। अब अगला जो तरीका होता है वो इस आधार पे होता है कि किसी स्वर को बोलते समय आपका मुंह कितना खुल रहा है, इस आधार पे। देखिए, जिनके उच्चारण में मुंह पूरा खुले, नंबर एक। अब ये घटते हुए क्रम में है, ऐसा समझ लो। जिनमें मुंह पूरा खुले वो विव्रत। जिनके उच्चारण में पूरे मुख में द्वार पूरे से थोड़ा कम खुले, यानी नंबर दो पे, वो ये है। जिनका उच्चारण में मुख द्वार बंद से थोड़ा ज्यादा खुल जाए, यानी 3 नंबर पे ये है। और जिनमें लगभग बंद ही रहे वो होते हैं ये। देख, दो नाम याद रखने, विव्रत और संव्रत। ठीक, फिर अर्ध विव्रत और अर्ध संव्रत। मुंह पूरा खोलने के लिए एक ही वर्ण है, ठीक है, वो है बड़ा आ। बड़ा आ बोलेंगे, बोल के देख लो। कुल मिला के तो बोल के ही देख लो तो ज्यादा सही रहता है। आ गया कि विव्रत है कि संव्रत है, बोल के देखो। डब्बा जैसा मुंह खुल जाए विव्रत, कतई ना खुले संव्रत। ठीक, इतना याद रखना है। आ को बोलेंगे तो कहेंगे आ, पूरा मुंह खोलना पड़ेगा तब ये आ निकलेगा। फिर इनमें उससे थोड़ा कम खुलता है, खुलेगा इनमें भी, लेकिन उससे थोड़ा कम खुलेगा। तो बड़ा आ में पूरा खुलेगा, छोटा आ में थोड़ा कम खुलेगा। ये बड़े हैं दोनों, ऐ औ, ठीक है, ऐ औ और आ, इसमें भी वही स्थिति है। आ, ऐ, औ, आ, ये उसर आते हैं। फिर समृत में इनमें मुंह बिल्कुल नहीं खुलता, ना के बराबर। ई जो अग्रभाग से बोले जाएंगे उनमें ऐसा होता है जनरली। ई में ऐसे हो जाता है मुंह, ठीक, इस तरह से। और ऊ में ऐसे गोल हो जाता है, बस इतना ही अंतर होता है, खुलता नहीं ज्यादा। ई और ऊ ज्यादा मुंह नहीं खुलेगा। और इनमें ए ओ में, इनमें उससे थोड़ा ज्यादा खुल जाता है। और ये अगर बड़े हो जाते हैं तो उससे भी ज्यादा खुल जाता है। और बड़े आ में ऐसे उल्टे चलो, ई और ऊ में ना के बराबर, ये क्या है, समृत। ठीक, इनसे ज्यादा खुलता है, इनके मेल से बने हुए ऐ और औ, इनसे भी ज्यादा खुलता है। ये जब बड़े हो जाएंगे और आ, और सबसे ज्यादा मुंह खुलता है बड़े आ में। ठीक, ये भी एक तरीका है डिवीजन करने का, बंटवारा करने का। अगला जो है उसको आप वही परीक्षा में बैठ के ही क्लियर कर लेना। यहां मैं तरीका बता दे रहा हूं, रट्टा नहीं मारना। अब वृत्तमुखी, वृत्तमुखी, इसका मतलब ये हुआ कि ये डिवीजन इस आधार पे है, जब आप किसी वर्ण को बोलते हैं तो आपके मुंह का आकार कैसा बनता है। गोल गोल बनता है तो वृत्तमुखी, गोल नहीं बनता है, लंबा आकार बनता है तो फिर अवृत्तमुखी। इतना याद रखना। तो सीधी बात है, ऊ बोलते समय मुंह गोल होता है, और ऊ के मिलने से और क्या बनता है, वो बोलते समय मुंह गोल होगा। ओंठ गोल होंगे तो ओंठ के गोल होने के आधार पे, ठीक, ये क्या है, वृत्तमुखी, मुंह गोल हो जाएगा। ऊ, ओ, औ, आ गोल होगा, बाकी सब में ई इस तरह से खुलेगा। ठीक, तो ये अवृत्तमुखी, बस इतना याद रखना। इनमें
प्रैक्टिकली आप याद रख सकते हैं, नाम केवल याद कर लो कि ऐसे भी होते हैं, बस इतना याद कर लो, इतना याद कर लो। और इसका मतलब जान लो कि इसका मतलब क्या होता है। मतलब जान लो तो परीक्षा हाल में बैठे तो हाँ मास्टर कंफ्यूज हो सकता है कि मेरे सामने देख के ये मुंह गोल गोल लंबा लंबा क्यों बना रहा है, लेकिन तुम्हारा प्रश्न सही हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कंफ्यूज हो रहा है, नाराज हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है। ठीक, अगला देखिए, अगला है हवा जो है वो नाक से निकल रही है कि मुंह से निकल रही है, इस आधार पर डिवीजन। अगर नाक से निकल रही है तो उसे उनको कहेंगे अनुनासिक, और जिनमें हवा नाक से नहीं निकलती उन्हें कहेंगे निरानुनासिक। इतना समझ लो। तो नाक से जो हवा निकलती है वो सीधी सी बात है चंद्र बिंदु होने पे निकलती है, जिनमें चंद्र बिंदु है तो निकलेगी, चंद्र बिंदु नहीं है तो नहीं निकलेगी। इसमें नहीं है, बस इतनी सी बात याद कर लो, जिनमें चंद्र बिंदु होता है। कुल मिला के बस ये चीज याद रखनी है, ये अनुनासिक है, बाकी सब निरानुनासिक है। ठीक है, इसको बोलेंगे तो नाक से हवा निकलेगी। ठीक, अब घोषत्व के आधार पे इसमें एक ही बात याद रखनी है, घोषत्व के आधार पे घोष का अर्थ है सुर तंत्रियों में श्वास का कंपन। स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, और सभी स्वरों में ऐसा होता है। तो सारे के सारे स्वर कैसे होते हैं, सघोष होते हैं, बस सारे ही स्वर सघोष होते हैं, इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। अंतर अगर आता है तो व्यंजनों में आता है, स्वर सारे के सारे सघोष होते हैं। ठीक, प्राणत्व के आधार पे, तो प्राणत्व का आधार ये होता है, प्राण का मतलब होता है, सही से प्राण माने क्या होता है बताओ। प्राण निकल जाते हैं, तो क्या निकल जाता है, प्राण का मतलब वायु होती है, हवा का आदान प्रदान खत्म, प्राण खत्म, तो प्राण का मतलब वायु। ठीक, अब दूसरी चीज, दो तरीके के होते हैं प्राण, अल्प प्राण महाप्राण। अल्प माने पता ही है थोड़ा होता है, महा माने भी पता है ज्यादा होता है, बड़ा होता है। तो जब वायु थोड़ी लेनी पड़े, थोड़ी छोड़नी पड़े तो अल्प प्राण, और जब ज्यादा छोड़नी पड़े तो महाप्राण। तो बस वर्णों में यही है कि कम तो अल्प और ज्यादा है तो महा। अब स्वर जितने भी हैं वो तो कम ही वायु लेते हैं। मान लिया का एक व्यंजन है, तो का में आ तो अपने आप है ही, और जब तुम्हें आ ही बोलना है तो उससे भी कम ही वायु छोड़नी है। तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, सारे के सारे स्वर अल्प प्राण। अब स्वरों में सघोष अघोष और प्राण का क्लियर कर लो, ये तो रट्टे ही मार जाओ, बार बार सोचने की जरूरत ना पड़े। सारे के सारे स्वर सघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं। प्राण वाली सिस्टम में अल्प प्राण और घोष वाले सिस्टम में सघोष, ये याद रखना है। ठीक है, इनसे संबंधित। अब देखिए व्यंजनों का एक और वर्गीकरण देख लो, हालांकि वो वाला वर्गीकरण आप देख ही चुके थे। ये मैं बता भी चुका हूं, फिर से एक बार देख लो। काखा गागा इंग्या कंठ है, क्योंकि वायु आकर के यहां टक्कर देगी, संघर्षी तो है ही, ये तो क्लियर ही है। तालब्य चाचा जाजा वहां है, वो तो याद ही रहेंगे, ये दो याद कर लो बस। या और सा, ये भी तालब्य वाले में ही आते हैं। ये जो अलग वाले हैं बस यही याद करने हैं, यही परीक्षा में कंफ्यूज करते हैं। ये वाले तो आपने लाइन के लाइन याद कर लिए, कोई बात नहीं। जो अलग लगे हुए हैं वो समस्या, हाँ वो अलग अलग जगहों पे आते हैं। तालब्य वाले में भी या और सा आएंगे, याद रखिएगा। ठीक, फिर आता है मूर्धन्य में, ये वाली लाइन तो है ही, उसके साथ ये वाला सा भी है। ठीक, फिर दंत वाले में ताथा दाधा ना यही है, ओष्ठ वाले में पापा बाबा माँ यही है। अब ये एक और नई कंडीशन है, ठीक, ये नहीं बताई थी अभी, क्या है, वत्स्र। वत्स्र में या नहीं आता है, रा ला और सा आता है। ठीक है, या इधर रखा हुआ है उधर तालब्य में, इसमें रा ला और सा आता है। ठीक, फिर काकल्य बताया था कल ही, काकल्य ये खूब पूछा जाता है, हा है। लुंठित रा है, और पार्श्विक, ये पार्श्विक लिखा है यहां, पार्श्विक ला है। ठीक, ये याद रखिएगा। ये लुंठित और पार्श्विक कैसे है समझिए। ला जब रा जब आप बोलते हैं तो आपकी जीभ ऐंठ गूंठ जाती है खूब, बोलो रा, रा रा बोलेंगे तो जीभ ऐसी हो जाती है, ऐंठ जाती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं लुंठित। और फिर है पार्श्विक, पार्श्विक मतलब उल्टी हो जाना,
पार्श्व मतलब उल्टा होता है, पृष्ठभाग होता है, ठीक। तो पार्श्विक है ला। जब आप ला बोलेंगे तो जीभ उल्टी हो जाती है, बोल के देख लो, ला उल्टी करनी पड़ती है जीभ, तब जाकर के ला होता है। दंतोष्ठ वाह है, यानी वाह का उपयोग होता है दांत और ओंठ दोनों से ये बोला जाता है। और या और वाह को अर्ध स्वर भी कहते हैं, हालांकि होते ये व्यंजन है लेकिन इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ये वाला पेज भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके प्रश्न बनते हैं, इनको रट जाइए। अगला देखिए, अघोष और सघोष वाली श्रेणी में देख लो, अघोष और सघोष, ठीक। अच्छा एक बात और याद कर लो, घोष और सघोष एक ही बात है, अन्यथा फिर वो अघोष है। इनमें एक चीज आप देखो, ये पहली और दूसरी लाइनें हैं वर्गाक्षरों की, देखो है काका चाचा टाटा ताथा पापा, पहली और दूसरी लाइन है, और ये तीसरी चौथी पांचवी। तो क्या याद हुआ, क्या क्लियर किया आपने? आपने क्लियर किया कि पहली और दूसरी लाइन में अघोष होते हैं, तीसरी चौथी पांचवी लाइन में सघोष होते हैं, ठीक। इतना क्लियर कर लिया। अब जो संघर्षी हैं, ये तो संघर्षी है, जो संघर्षी हैं वो अघोष में आते हैं, और जो अंतस्थ है वो सघोष में आते हैं। अंतस्थ सघोष में आते हैं, संघर्षी अघोष में आते हैं। एक सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, एक सिस्टम गड़बड़ इसलिए हो जाता है, ये जो स्रा त्रा ज्ञा है ये संयुक्त है, संयुक्त वाले भी सघोष ही है, संयुक्त का एक इधर घुसा हुआ है और संघर्षियों का एक इधर घुसा हुआ है, बस इतना अंतर है, अलग अलग जगह पे है। इनको याद ना भी रखो तो भी काम चल जाएगा। कैसे? ये छा जो है ये सा और का मेल है, और दो के दोनों अघोष है, तो ये बना, ये भी अघोष ही बना। ये स्रा जो है सा और रा का मेल है, तो रा तो इधर पाया जाता है, तो ये तो फिर सघोष ही हो जाए, ठीक। त्रा ता और रा का मेल है, तो रा तो इधर ही पाया जाता है, तो ये भी इधर ही आ जाएगा। ये ज्ञा जा और वहां का मेल है, तो वहां तो इधर ही पाया जाता है, इसलिए ये भी इधर ही रहेगा, ठीक। क्लियर? हा उधर चला जाएगा सघोष में, और छा इधर आ जाएगा, बाकी तो सब डिवीजन अलग अलग है। उसके बाद आता है प्राण का मामला, अल्पप्राण और महाप्राण, इनको देख लो। अल्पप्राण और महाप्राण की खासियत, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, यानी जो विषम वाली पंक्तियां हैं वो अल्पप्राण होती हैं, और जो सम वाली पंक्तियां हैं वो महाप्राण होती हैं। विषम वाली अल्पप्राण, सम वाली महाप्राण। दूसरा एक और तरीका याद रखो, का खा गा घा और इंज्ञा, ठीक। चा छा जा झा और वा। अंग्रेजी लिखो, कुछ विशेष देखा, पहली वाली लाइन और दूसरी वाली लाइन के बीच में एक अंतर है कि यहां से यहां तक जाके एक एच बढ़ रहा है, यहां से यहां तक जाके एक एच बढ़ रहा है, और हर लाइन में यही हो रहा है, एक एच एक्स्ट्रा हो रहा है। तो जिनमें एच एक्स्ट्रा होता है वो महाप्राण होते हैं। यहां भी देखो, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन में जाते जाते एक एच एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इधर जिनमें एच एक्स्ट्रा है वो सब महाप्राण, जिनमें एच कम है वो अल्पप्राण। देखो इन सभी में एच है, सभी की अंग्रेजी कर लो क्लियर, सभी में एच है, इसमें भी एच है। जो ये तो ऐसे याद रखो कि जब ये इधर है तो इसका पॉइंट वाला भी इधर ही होगा, कोई अंतर ही नहीं। इधर देखो किसी में एच है, ये वाले तो खैर हो ही गए, इनकी तो जरूरत है नहीं। इनमें देखो, इनमें से किसी में एच है नहीं है, तो अल्पप्राण महाप्राण को अगर वैसे नहीं याद रख सकते हो तो ऐसे याद कर लो, एच वाला सिस्टम, जिनमें एक्स्ट्रा एच है वो महाप्राण, जिनमें एक्स्ट्रा एच नहीं है वो अल्पप्राण, बस ऐसे करके याद कर लो। ये भी आपका याद रखने का एक तरीका हो सकता है। तो ये आपका एक हो गया, ठीक है। ये पीडीएफ में सेव कर दूं, इतना अगर आप क्लियर कर लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा आपका वर्णमाला। एक और थोड़ा सा है, एक दो चीजें और बची हैं, उनको और मैं बता दूं।
एक पीडीएफ है, उसमें एक दो चीजें और अलग से हैं, वो और देख लीजिए। देखो, नॉर्मल चीजें तो हम देख ही चुके हैं, उसको आप देखते चले जाओ, ये तो सब हम देख ही चुके हैं। कुछ एक इसमें नई चीजें थी, अलग थी, उन्हें देख लो। हाँ, ये देख लो, ये बढ़िया चीज है। यहाँ पे एक शब्द है, ये भी आपको काम आएगा काय में, जब आप पढ़ेंगे संधि। वर्ण विच्छेद, किसी शब्द को तोड़ना वर्णों के माध्यम से, एक एक को अलग कर देना है। जैसे ये लिखा है श्रमिक, तो श्रमिक को सही से ऐसे लिखा जाएगा। ये श्रमिक को बिल्कुल अलग अलग करने का तरीका है। जैसे मैं लिखूं कल, अब इस कल का आपसे कहा जाए कि कल का वर्ण विच्छेद कीजिए, कल का वर्ण विच्छेद कीजिए, तो आप करेंगे आधा का, इसमें से निकालेंगे छोटा आ, फिर आधा ला, और इसमें से निकालेंगे छोटा आ, ऐसे लिखेंगे कल तोड़ के। ठीक, अब ये देखो, इसका करना है प्रतिज्ञा, तो इसमें से आधा पा, फिर आधा रा, क्योंकि रा पूरा ऐसे नहीं, क्योंकि फिर उसमें से आ भी तो हम बाहर कर रहे हैं, बिल्कुल बाहर कर रहे हैं। अब ये प्र लिख पाया इतना, प्र, फिर आधा ता, छोटी ई, ठीक, फिर अब ज्ञा को दो जगह तोड़ो, क्योंकि ज्ञा तो वैसे ही जुड़ के बना है। आधा जा, आधा वहां, आधा जा और आधा वहां, और बड़ा आ, ठीक, ऐसे करके, ऐसे करके ये हुआ पूरा प्रतिज्ञा। इस तरह से लिख पाएगा। इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? वर्ण विच्छेद। और इसी की उल्टी व्यवस्था, मतलब ऐसे करके लिखा हो और उसको इकट्ठा कर दो तुम, तो वो क्या कहलाएगा? वर्ण संयोग हो जाएगा ये। ओके, अगला देखो, ये वाली पीडीएफ भी दे देंगे, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। हाँ, ये जरा देख लो, वर्णों का उच्चारण स्थल, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। ये पूरी चार्ट बनी हुई है, हालांकि मैंने अलग अलग करके बता दिया है, ये पूरी चार्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है अंतस्थ में ये आते हैं, उसमें वो आते हैं, और इधर से जो बोलने की प्रक्रिया की कंठ में क्या है, तालु में क्या है, वो सारे इसमें लिखे हुए हैं। इनको एक बार, दो बार, चार बार सही से पढ़ लीजिएगा, ये हो जाएगा। ठीक, ये याद रखिएगा। एक आध चीज और मुझे बतानी थी, इसमें दी गई थी। हाँ, बस ये देख लेना है, उच्चारण की दृष्टि से ध्वनियां। सबसे पहला आता है संयुक्त ध्वनि। संयुक्त ध्वनि का मतलब हुआ कि जब एक ही वर्ण में दूसरा वर्ण भी जुड़ा हुआ हो, जैसे पा और रा जुड़ा है, धा और रा जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं क्या? संयुक्त ध्वनि। उसके बाद आती है संप्रक्त ध्वनि। संप्रक्त ध्वनि में जब एक ध्वनि दो ध्वनियों से जुड़ी हो, जैसे कंबल, इसमें जो आधा माँ है वो का के साथ भी जुड़ा है, बा के साथ भी जुड़ा है, इसको क्या बोलते हैं? संप्रक्त ध्वनि। और तीसरी होती है युग्मक ध्वनि। युग्मक ध्वनि में एक ही वर्ण जो है वो दो बार आता है, आ रहा है, एक ही वर्ण दो बार आता है। तो ये तीन बातें और याद रखनी है, संयुक्त ध्वनि, संप्रक्त ध्वनि और युग्मक ध्वनि। ठीक, इतना ही है। इतने में आपका वर्णमाला का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। उसको गौर से भाई देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा।
ये पीडीएफ मैं भी भेज दूंगा, सारी 3 पीडीएफ होंगी मैं सारी भेज दूंगा अभी।